हाँ भाई। जय हिंद भाई, सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं सारे के सारे नौजवान? एक बार कमेंट बॉक्स में जरा लिख के पहले ये बता दो कि आवाज़ आ रही है मेरी सभी को। सब कुछ क्लियर है? दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से? तो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल हमने पढ़ लिया था ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे निकाली जाती है। वो कल सारा टॉपिक हमने कल कवर कर लिया था, ठीक है। तो आज जो है यहाँ से स्टार्ट होगा क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? तो सबसे पहले तो मुझे अच्छा एक चीज मैं बता दूं। जो आपके वो है ना क्लोज टेस्ट की पीडीएफ नंबर 2, उसकी सॉल्यूशन की वीडियो डाली नहीं गई थी। वो उसका कारण ये है क्योंकि उसमें कुछ क्लोज टेस्ट में टाइपिंग एरर्स थे। तो इस वजह से, ताकि आप उनको कहीं ऐसा ना हो गलत कर लें और फिर मैं सॉल्यूशन डाल दूं, तो अभी उसको क्या किया गया है, जिन बच्चों ने उसको दोबारा नहीं सॉल्व किया एक मैसेज छोड़ दिया था, दोबारा अपलोड हो गई। हाँ, तो जो पीडीएफ थी क्लोज टेस्ट की वो दोबारा करेक्ट होके दोबारा से डाल दी गई है। ठीक है भाई। तो ये इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि जिन बच्चों ने उसको सॉल्व क्लोज टेस्ट की सेकंड वाली, फर्स्ट वाली तो ठीक थी, उसका सॉल्यूशन भी हो गया, सेकंड वाली जो पीडीएफ है उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है। तो सेकंड वाली का सॉल्यूशन मैंने इसीलिए नहीं किया था, आज करूंगा उसका। क्योंकि उसमें मैंने जब उसको पढ़ा बाद में देखा तो उसमें कुछ करेक्शंस थे। तो मुझे लगा कि इस बार दोबारा से डाल देनी चाहिए ताकि आप एक बार फिर से उसको कवर कर लें, ठीक है, ताकि आपके क्लोज टेस्ट उसमें, क्योंकि पढ़ने में गलती होती है तो फिर आंसर भी गलत ही आते हैं उसके। ठीक है भाई। चलें अब स्टार्ट करें। सर मैं न्यू हूं, कैसे स्टार्ट करूं? बच्चे अभी 2-3 क्लास ही हुई हैं। और सर द हिंदू वाला टेल, हाँ देखो, मैं आपको बता दूं, संडे को है दिवाली। तो सैटरडे को ना हम लोग द हिंदू की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सैटरडे को जो होगा वो द हिंदू, जो द हिंदू है ना, वो वीक में एक दिन हुआ करेगा सैटरडे को। उसका कारण क्या है मैं बताता हूं। उसका रीजन ये है कि जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक की जितनी भी न्यूज है सारी, सैटरडे तक की मतलब पूरे हफ्ते की, तो वो सारा वोकेबलरी प्लस न्यूज जो है वो आपको द हिंदू की लास्ट के एक एक दिन जो है, उस दिन की क्लास थोड़ी सी बड़ी रहेगी। ठीक है। तो पूरे हफ्ते की कवर कर दी जाएगी जितनी भी वोकेबलरी उससे जुड़ी हुई। तो यानी कि सैटरडे को लगभग, और जहां तक है सैटरडे को मेरे भाई मुश्किल होगा इस बार। एक काम करूंगा, मैं उसका रिकॉर्ड कर लूंगा क्योंकि सैटरडे को दिवाली है ना। तो और मैं यहाँ रहूंगा नहीं क्योंकि गांव जाना पड़ेगा। तो फिर एक ऑप्शन है हमारे पास, या तो उसको रिकॉर्ड कर लें, तब ये पॉसिबल है। अब तुम बताओ क्या कहते हो। या तो फिर ये होगा कि क्लास ही ना हो, या फिर ये होगा कि क्लास हो बट मैं उसको प्रॉपरली अच्छे से 2 घंटे की प्रॉपर एक रिकॉर्ड करूं, और आप छोटी दिवाली जो है यानी कि सैटरडे के दिन अपना 2 घंटे की मस्त क्लास लें और उसके नोट्स बनाएं। ठीक है। अब बताओ जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं। ये कल का था लास्ट में कि वी मेक पैसिव वॉइस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि पैसिव वॉइस भी ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, इंट्रांजिटिव का नहीं बनता। ये कल का था। आज यहां से स्टार्ट होगा कि क्लॉज क्या होता है। ठीक है। टुडे इज माय फर्स्ट डे। आई एम इन 11th class preparing for NDA. He runs slowly. स्लो, स्लोली आएगा बेटा, स्लो नहीं। हाँ रिकॉर्डेड क्लास दे देंगे, हाँ ठीक है चलो तो फिर। ठीक है। नहीं नहीं, अगले सैटरडे को लाइव रहेगा, इस सैटरडे को रिकॉर्डेड ले लेंगे। ठीक है, क्लास मिस नहीं करेंगे। तो इस सैटरडे को रिकॉर्डेड कर लेंगे हम। ठीक है भाई। ना छुट्टी नहीं रखें, छुट्टी संडे की यार हो जाएगी। कम आगे फिर भैया दो हो जाए, क्योंकि मैं भैया दोस्त तक रहूंगा वहां पे। तो वैसे ही छुट्टी हो जाएगी, तो छुट्टी नहीं रखते हैं, रिकॉर्डेड क्लास सही रहेगी। ठीक है। लाइव अगले हफ्ते कर लेंगे ना सैटरडे को।
चलो अब भाई तुम्हारे जितने भी सवाल हैं इन सवालों के जवाब मैं बीच में रोक के दूंगा। पहले आधे घंटे पढ़ लेते हैं, फिर बीच में सवालों के जवाब, और फिर उसके बाद फिर आधा घंटे, है ना। तो चलो आ जाओ एक बार। सबसे पहले आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं क्लॉज। आप अक्सर पूछते हो सर क्लॉज क्या होता है। देखो मेरे बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा लेटर क्या होता है। अगर कोई पूछे लेटर तो आप कहोगे ABCD, ये अपने आप में लेटर होते हैं, हर बच्चे को पता है। और ए से लेकर जेड तक सारे लेटर्स को एक साथ, अगर 26 के 26 लेटर्स को अगर एक साथ बोला जाए तो आपको पता है इसे हम अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? अल्फाबेट। तो ये भी आपको समझ में आ गया, ये मैंने पढ़ा दिया सारा। फिर इसके बाद आपने सीखा कि अगर मान लो लेटर्स का अरेंजमेंट कर दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, बन के क्या तैयार होता है? वर्ड बनता है। ठीक है, तो वर्ड भी आपको आ गया, लेटर भी आ गया, अल्फाबेट भी आ गया। अब वर्ड कितने प्रकार के हैं आपने वो भी पढ़ लिया, नाउन प्रोनाउन सब सीख लिया आपने। अब जो है आज हम क्या पढ़ा रहे हैं? आज हम पढ़ा रहे हैं क्लॉज क्या होता है मेरे भाई। तो देखिए क्लॉज ना एक समूह होता है शब्दों का, मतलब वर्ड से मिलके बना होता है। जैसे लेटर से, देखिए ये लेटर से क्या बना है? वर्ड बना है। ऐसे ही वर्ड से मिलके क्या बनता है? क्लॉज। तो यानी कि क्लॉज अपने आप में शब्दों का एक समूह है जिसमें दो चीजों का होना कंपलसरी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आप कहोगे सर क्या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है? मेरे भाई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। ऑब्जेक्ट उसके पीछे एक्स्ट्रा जानकारी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो कंपलसरी है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो मैं यहां लिख देता हूं कंपलसरी। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना कंपलसरी है। जैसे ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब का मिलन होगा वैसे ही तुम्हारा क्लॉज तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है, उसी को क्लॉज कहते हैं। अ क्लॉज इज ओनली अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। अ सेंटेंस कैन हैव मोर देन वन क्लॉज। मेरे भाई इतनी कीमती बात है ना, अगला क्वेश्चन तुम यही पूछने वाले थे कि सर क्लॉज तो हमें समझ में आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लेकिन सेंटेंस और क्लॉज में क्या फर्क होता है? अब मैं आपको यहां समझाऊंगा। देखो सपोज करो मैंने आपसे कहा राम इज गोइंग टू स्कूल। अगर तुम मुझसे पूछोगे सर ये बताओ ये क्लॉज है या सेंटेंस है, तो मैं कहूंगा देखो इसमें राम यानी कि सब्जेक्ट भी है, बड़े प्यार से समझना बहुत मजा आएगा, सब्जेक्ट है। इज गोइंग वर्ब है। तो मैं कहूंगा देखो बच्चों जैसे ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिला, इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये पूरा अपने आप में क्या हो गया? क्लॉज हो गया। कहना पड़ेगा भाई, क्लॉज तो कहना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसे आप क्या भी कहोगे? इसे आप सेंटेंस भी तो कहोगे, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस क्या है, ध्यान से देखो, अगर आपसे पूछे कि सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस भी तो शब्दों का एक समूह ही होता है। देखो आगे देखो, नेक्स्ट लाइन में यहां देखो, आ जाओ। देखो ये उसने कहा अ सेंटेंस कैन हैव मोर देन वन क्लॉज, इसको छोड़ दो। अच्छा सेंटेंस की डेफिनेशन अगर पूछे तो सेंटेंस होता है इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ मीनिंग, जिसमें शब्दों का एक समूह जिसमें क्या हो? एक मीनिंग हो। बट सेंटेंस और इसमें एक डिफरेंस आता है। क्या आता है? मैं आपको सिखाता हूं। देखो यानी कि क्लॉज को तुम सेंटेंस भी कह सकते हो, ये क्लॉज भी है सेंटेंस भी है, बट क्लॉज में और सेंटेंस में फर्क क्या आता है अगली स्लाइड में देखते हैं। देखो आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं, बट यू आर डिसऑनेस्ट, लेकिन तुम बेईमान हो। अब मेरे भाई मुझे इतना बता दो जल्दी से कि आई एम ऑनेस्ट जो है ये अपने आप में क्या हो गया? क्लॉज, क्लॉज वन। यू आर डिसऑनेस्ट ये हो गया क्लॉज टू। लेकिन जब तुमसे कोई ये पूछेगा कि यहां से लेकर यहां तक ये पूरा अपने आप में क्या कहलाएगा, तो आप जानते हो इसका क्या जवाब दोगे? आप कहोगे कि सर ये है सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि आई से लेकर डिसऑनेस्ट तक तो ये सेंटेंस है, लेकिन अगर इसको यहां से यहां तक तोड़ोगे दो हिस्सों में तो ये हो जाएगा क्लॉज। और इन दो क्लॉज को जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं? ये महाशय कर रहे हैं। इनका नाम क्या है भाई साहब? कंजक्शन है। तो इसका मतलब हमने ये सीखा कि एक सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज भी हो सकता है
और एक से ज्यादा क्लॉज भी हो सकता है। तो आपको मैं इस वाले मेथड से सिखा देता हूं, पिक्चर वाले, कि जैसे बाहर ये जो है सेंटेंस है, बड़ा कौन होता है? सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर बहुत सारे क्या हो सकते हैं? क्लॉज। सेंटेंस के अंदर बहुत सारे क्या हो सकते हैं? क्लॉज हो सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा कौन है? सेंटेंस। छोटा कौन है? क्लॉज। और क्लॉज में क्या चीज कंपलसरी है? क्लॉज में कंपलसरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सेंटेंस में हमेशा कंपलसरी नहीं होता। आप कहोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता। सेंटेंस में, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता। जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा रन फास्ट, रन फास्ट, तेज दौड़ो, तो ये जो है रन फास्ट, अपने आप में रन तो हो गई वर्ब, फास्ट हो गया कैसे दौड़ना है? तेजी से, एडवर्ब। और मेरे भाई कोई इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो इस सेंटेंस इसको गलत ठहरा दे। सही है, तेज दौड़ो। अब रन फास्ट अपने आप में सेंटेंस है या क्लॉज है? जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। बिल्कुल सही बात है। बट सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना कंपलसरी नहीं है। क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना कंपलसरी है। ठीक है जी। सेंटेंस, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना जरूरी नहीं है। तो अब जल्दी से बताओ, इसे क्या तुम क्लॉज कह सकते हो? नहीं कह सकते। तो इसे तुम क्या कहोगे? इसे तुम कहोगे सेंटेंस। ठीक है, और क्लॉज तो हमेशा क्या लेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। ठीक है, कमेंट में सबने लिख दिया, शाबाश, ये है सेंटेंस। ठीक है, तो और बड़ा कौन होता है? बड़ा होता है सेंटेंस। चलो एक स्लाइड से और बना देता हूं। ठीक है, सेंटेंस होता है बड़ा, और छोटा कौन होता है? छोटे बाबू कौन होते हैं? क्लॉज। ठीक है जी, सेंटेंस बड़ा होता है, क्लॉज छोटा होता है। और एक सेंटेंस के अंदर एक पिक्चर और ले लो भाई, पिक्चर से बड़ा मजा आता है। आपको भी आता है, मेरे को तो भाई पिक्चर में बड़ा मजा आता है, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे क्लॉज भैया। कोई हमसे पूछेगा कि बड़ा कौन है, तो हम कह देंगे सेंटेंस। और एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। ठीक है, बड़ा कौन होता है? सेंटेंस। छोटा कौन होता है? क्लॉज। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया गुरुजी, बहुत बढ़िया। लो जी, मजा आ रहा है बिल्कुल पिक्चर मेथड से, ये भी क्लियर हो गई बात। अब आपका मन ये कह रहा होगा सर समझ में तो आ गया, बट दिल गार्डन गार्डन तब होगा जब आप थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल दे दो। तो देखो मैं आपको एग्जाम्पल बिल्कुल लेकर आया हूं, मुझे पता था। अब मुझे बताओ, ये यहां से दा से लेकर मर्डर तक अपने आप में क्या है? एक सेंटेंस है। लेकिन इस पूरे वाक्य में कितने क्लॉज हैं? जल्दी से बताओ फटाक से, कितने सेंटेंस है? जल्दी बोलो फटाफट, पहले वाले सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं? देखें, आपकी नॉलेज चेक करते हैं आपने कितना सीखा। विवेक तोमर बेटे ग्रुप बना देंगे, टेंशन न ले। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को सेंटेंस भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लॉज तो हो ही गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लॉज तो हो ही गया। सेंटेंस, हर क्लॉज अपने आप में सेंटेंस होता है, हर क्लॉज अपने आप में एक सेंटेंस होता है। लिख दूं ये बात, एवरी क्लॉज इज अ सेंटेंस। ये नोट करके बात लिख देते हैं, एवरी क्लॉज इज अ सेंटेंस। हर क्लॉज जो है वो अपने आप में क्या होता है? एक सेंटेंस होता है। एवरी क्लॉज इज अ सेंटेंस। ठीक है, बट एवरी सेंटेंस इज नॉट अ क्लॉज। फिर से लिख दें नोट डाल के, एवरी सेंटेंस, एवरी सेंटेंस इज नॉट अ क्लॉज। हर सेंटेंस क्लॉज नहीं होता। अभी तो दिखाया था आपको मैंने, ये सेंटेंस है बट ये क्लॉज नहीं है, और हर क्लॉज सेंटेंस होगा। चलो जी अब बताओ जल्दी से, द थीफ डिनाइड। देखो सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया, तो ये तो हो गया मेरे भाई C1, क्लॉज 1। फिर ये आ गया कंजक्शन, इसको तो हटा दो। ही वॉज प्रेजेंट
ऑन द स्पॉट ऑफ द मर्डर, ये हो गया हमारा C2। C1 और C2 तो मिल गए। इसमें कितने क्लॉज हुए? दो। अब यहां पर आ जाओ, राम टोल्ड मी, ये हो गया हमारा C1, ये हो गया कंजेक्शन, ये एक और कंजेक्शन। ये दो कंजेक्शन क्यों आए इसका भी रीजन दूंगा मैं आपको। आई हैड वर्कड हार्ड, ये हो गया C2। आई वुड हैव पास्ड, ये हो गया C3। कितने क्लॉज हो गए? तीन। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब मुझे बताओ ये दो कंजक्शन क्यों आए हैं? बहुत बच्चे, बड़े बड़े ज्ञानी लोग इसको नहीं बता पाते। आप मुझे बताओ C2 और C3 को कौन जोड़ रहा है? बोलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। बताओ भाई, C2 C2 और C3 को कौन जोड़ रहा है? सेंटेंस में देख के बताओ। C2 और C3 को कौन जोड़ रहा है? इफ, यदि मैंने मेहनत की होती तो मैं पास हो गया होता। तो C2 और C3 को कौन जोड़ रहा है? इफ। आगे बात समझ में? C2 और C3 को जोड़ रहा है इफ। लेकिन C2 C3 पूरा एक साथ, इसे C1 से कौन जोड़ रहा है? C2 और C3, इन दोनों को एक साथ, इनको तो जोड़ने का काम कर रहा है इफ। लेकिन इसको प्लस C1 से कौन जोड़ने का काम कर रहा है? किससे? C1 से। बताओ यहां कौन जोड़ रहा है? कौन जोड़ने का काम कर रहा है? दैट। उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी। क्या बताया? ये पूरी कहानी, राम कहानी बताई। तो ये दैट इसको जोड़ने का काम कर रहा है। तो यानी कि इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? दैट। और ये किसको जोड़ने का काम कर रहा है? C1 को C2 से और C3 से। बताओ, इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती भाई। समझ में आ गया सभी को? इंग्लिश का मैथ ही बना के रख दिया भाई। लो जी, ये समझ में आ गया सभी को? बताओ, कोई डाउट है यहां तक किसी को? एक भी बच्चे को डाउट नहीं हो सकता। चलो अब मुझे बताओ C3 में कितने क्लॉज हैं और C4 में कितने क्लॉज हैं? जल्दी, C3 और C4 में कितने क्लॉज हैं? हाँ जी, आइए भाई। देखो, राधा आस्क्ड कृष्णा, तो सबसे पहले अगर हम देखें क्लॉज 1, तो राधा ने कृष्णा से पूछा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हो गया हमारा C1, यानी कि क्लॉज 1। क्या क्या पूछा? कि क्या वो उससे प्यार करता है? तो ये हो गया हमारा C2। इनको जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं? ये वहां से इफ। ठीक है। फोर्थ, आफ्टर वी हैड फिनिश्ड ब्रेकफास्ट वी वॉच्ड अ फिल्म ऑन द वीडियो। चलिए जी, वी हैड फिनिश्ड ब्रेकफास्ट, ये हो गया हमारा C1। और वी वॉच्ड अ फिल्म, ये हो गया हमारा C2। ये हो गया हमारा C1। तो इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कंजक्शन, जिसका नाम है आफ्टर। ठीक है भाई और बहनों, समझ में आ गया सभी को? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया यहां तक?
रवि ने खाया पास्ता क्योंकि वो भूखा था। तो देखिए रवि एट पास्ता, ये हो गया C1 क्लॉज 1, और ही वॉज हंग्री ये हो गया C2, और बिकॉज नाम का कंजक्शन इनको जोड़ रहा है। और सेंटेंस कोई पूछे रवि से लेकर हंग्री तक कितना सेंटेंस है? एक सेंटेंस है। कितना सेंटेंस है? एक ही तो सेंटेंस है। सेंटेंस कितना है? एक। ठीक है भाइयों, समझ में आ गया? लो यहां पर देखो जल्दी से, अब डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसकी एक कंप्लीट सेंस निकल के आती हो, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, वो सेंटेंस कहलाता है। बस इसमें ये लिखा है कि शब्दों का एक समूह, शब्दों का एक समूह जिसकी कंप्लीट सेंस आए, ये नहीं कि सेंस कंप्लीट ना हो, उसे कहते हैं हम लोग क्या? सेंटेंस। लेकिन इसने ये नहीं कहा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना कंपलसरी है, ऐसा इसने नहीं कहा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना कंपलसरी नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कंपलसरी कहां होता है? क्लॉज में होता है। तो मजा आ गया बात में। अब सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं ये देख लो, 5 टाइप के होते हैं। पहला क्या है? एसर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपैरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन से में क्या बताया जाता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट। सबसे पहले है ऑप्टेटिव। अच्छा एक सेकंड, अच्छा ये वाला पहले उठा लिया, असर्टिव नहीं उठाया, ऑप्टेटिव कोई बात नहीं, हमने तो सारे पढ़ने, कोई सा भी उठा लो। देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस ब्लेसिंग्स। ये देखो, जिन सेंटेंस में आपको क्या दिया जाता हो? आशीर्वाद, प्रार्थना की जाती हो, आपके लिए कोई कामना की जाती हो, आपको श्राप दिया जाता हो। तो श्राप, कोई कामना की जाए, आपके लिए प्रार्थना की जाए, और आपके लिए ब्लेसिंग मतलब आपको आशीर्वाद दिया जाए, तो उन सेंटेंस को कहते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, हिंदी में गड़बड़ हो तो ठीक कर लेना। अब देखो, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको ब्लेस करे। ठीक है, आपके दादा दादी आपको ऐसी ब्लेसिंग देते हैं, तो ये हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे यू पास, ये माई नहीं है, इसको मे कर लेना है ना, मिसप्रिंट है, MAY। मे यू पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, तुम अच्छे नंबरों से पास करो, तो आप किसी के लिए कामना कर रहे हो। विश यू हैव हैप्पी मैरिड लाइफ, अब जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम मुझे बुलाओगे, न्योता दोगे, तो मैं यही तो कहूंगा, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करूंगा मैं। ठीक है, लॉन्ग लिव राहुल गांधी, भगवान करे राहुल गांधी को लंबी उम्र मिले, तो आप उसके लिए कामनाएं कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो उसके लिए। ठीक है, गो टू हेल, नर्क में जाओगे तुम, तो आप किसी को श्राप दे रहे हो। मे यू डाई सून, दिल तोड़ दिया हो तो वो क्या कहेगी आपको? नर्क में जाएगा तू, या जल्दी मरेगा। तो ये आपने दिल तोड़ा है तो श्राप मिलेगा भाई आपको। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, बिल्कुल आसान था। ऑप्टेटिव वाक्य सबको समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला टॉपिक क्या है? इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? द सेंटेंसेस इन विच वी आस्क समवन टू डू समथिंग आर कॉल्ड इंपैरेटिव सेंटेंसेस। पहली डेफिनेशन तो ये है, जिन वाक्यों में हम किसी को कुछ करने के लिए, मैं हिंदी में थोड़ा सा लिख देता हूं, एक दो बच्चा होता है ऐसा, जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, जिन वाक्यों में हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। एक सेकंड, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाओ, तो पहले वाले में हम राम को कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं, दूसरे में कह रहे हैं कि स्कूल जाओ। तो जब किसी को कुछ करने के लिए कहेंगे, तब उसे कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, द सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर। अब करने के लिए कहना आदेश भी हो सकता है, कमांड भी हो सकती है, उसे एक सलाह के रूप में भी दे सकते हैं हम, उसे चेतावनी भी दे सकते हैं, रिक्वेस्ट प्यार से भी बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट निवेदन भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं उसको, एटसेट्रा। ये सिर्फ किसी को करने का मेथड बताया कि इन इन मेथड से कह सकते हैं, तो दोनों में से कोई सी परिभाषा लागू हो जाएगी। मुद्दा है कि किसी को कुछ करने के लिए कहना, और किस मेथड से कहना ये आपको बताया मैंने, तो इसे कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस।
तो डेफिनेशन क्या बनी कि वो सेंटेंसेस जिनमें हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, किस मेथड से? एडवाइस, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ठीक है, ये मेथड से। पहला एग्जांपल, वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो। डू नॉट स्मोक हेयर, यहां धूम्रपान मत करो। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, अपना वातावरण साफ सुथरा रखो। सेव गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ। गो अवे, चले जाओ यहां से। काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। बी हैप्पी, खुश रहो, आप कहते हैं ना किसी को भाई खुश रहे, परेशान मत हो। स्टैंड एट ईज का मतलब होता है कंफर्टेबल, आराम से खड़े हो जाओ, आराम से खड़े हो जाओ। कमांडर कहते हैं ना चलो भाई आराम से खड़े हो जाओ, सावधान नहीं होना। डू नॉट गो देयर, मना कर रहे हैं आप, वहां मत जाओ। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवाइयां लो। लुक अप टू योर एल्डर्स, अब लुक अप टू का मतलब तो जानते ही हैं आप। लुक अप टू का मतलब क्या होता है दोस्तों? लुक अप टू का मतलब होता है रिस्पेक्ट। अपने बड़ों की क्या करो? रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो। तो आप किसी को कुछ करने के लिए एडवाइस दे रहे हैं। लुक इनटू दिस मैटर, अब लुक इनटू का मतलब क्या होता है? लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। इस मैटर में क्या करो? इस मर्डर में छानबीन करो, इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है। रन फास्ट, तेज दौड़ो। ईट लेस, कम खाओ, नहीं तो तुम्हारा टमी शुड गेट अपसेट, खराब हो जाएगा। और टमी हम किसको कहते हैं? पेट को कहते हैं। नहीं तो तुम्हारा पेट जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। यू हैव पुट ऑन वेट, अच्छा ये पूरा इसी में ही थोड़ा सा मौज मस्ती के लिए अपने दोस्तों के लिए हम कमेंट करते हैं ना, तो ऐसे ये डाल दिया। एक्चुअल में ये यहीं तक था, ईट लेस सलाह हम यहीं तक दे रहे थे, बाकी तो उसमें एक्स्ट्रा सेंटेंस जोड़ दिया, ठीक है। ईट लेस कि भाई कम खाओ, क्यों खाना है? तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। यू हैव पुट ऑन वेट, और पुट ऑन वेट का मतलब आप सभी जानते हो, वजन बढ़ना होता है। पुट ऑन वेट का मतलब होता है टू गेन वेट, तुम्हारा वजन बढ़ गया है। यू आर प्लम्पी, प्लम्पी कौन होता है? चबी कौन होता है? कॉर्पुलेंट कौन होता है? और ओबीस कौन होता है? ये सारे आपको पता है, किसी मोटे व्यक्ति के लिए कहते हैं, ठीक है, किसी गोल मटोल आदमी के लिए कहते हैं, ठीक है। तुम मोटे हो गए हो, चर्बी चढ़ गई है तुम्हारे ऊपर, कम खाया करो। ठीक है भाई। दिख नहीं रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? सब तो दिखाई दे रहा है। अच्छा वो रेस्पेक्ट नहीं दिखाई दिया होगा जो मैंने लिखा। सर ये बताओ स्टमक या बेली क्यों यूज नहीं हुआ? अरे स्टमक बोल दो, वो तो टमी उसका सिनोनियम है। स्टमक का टमी सिनोनियम होता है, ठीक है। ठीक है बच्चा। चलिए जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये हो गए यहां तक। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखो, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ग्रेट इमोशंस। ये वो वाक्य होते हैं जो क्या दर्शाते हैं? ग्रेट इमोशंस दर्शाते हैं, ठीक है। सच एज, जैसे कि एक्साइटमेंट, आपका एकदम से उत्तेजना में आ जाना। सरप्राइज, आश्चर्य। हैप्पीनेस, एकदम से खुशी हो, खुशी में आ जाना। एंगर, गुस्से में आ जाना, ठीक है। एंड एंड्स विद अ एक्सक्लेमेटरी मार्क, और लास्ट में कौन सा मार्क आ जाता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं जिसमें ग्रेट इमोशंस, जिसमें आप अपने इमोशंस को प्रकट करते हो, ठीक है। जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, कितनी सुंदर रेन है। हाउ ब्यूटीफुल, ठीक है, तो आप अपने इमोशंस प्रकट कर रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस, क्या मजाक है ये, ठीक है। हुर्रे वी हैव, अच्छा एक्स देखिए, इंटरजेक्शन, ये वर्ड क्या है? इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन जो होता है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही आता है और किसी सेंटेंस में नहीं आता है। हर सेंटेंस में इंटरजेक्शन होगा, ये भी गलत है। इसमें इंटरजेक्शन नहीं है बट ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें इंटरजेक्शन नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें इंटरजेक्शन है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है।
तो इंटरजेक्शन लगने से तो कंफर्म हो जाता है कि एक्सक्लेमेटरी है, बट उसके बिना भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। गुड हेवंस, ये आपको पता ही है, इंटरजेक्शन आ गया। ठीक है। हाउ शी हैज ग्रोन, हाउ हैज शी ग्रोन नहीं होगा, क्या होगा, हाउ शी हैज ग्रोन। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के काम की बात सिखाता हूं आपको, इससे मेरे को याद आया कि WH वर्ड, ये जो हाउ और व्हाट होते हैं ना, उनके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। अगर इनके बाद आ गई तो ये इंटेरोगेटिव हो जाएगा। तो यहां सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है। गॉड आई एम इन हेवन, मैं तो स्वर्ग में आ गया हूं। ठीक। तो चलो ये वाली बात लिख दूं आप लोगों के लिए, बहुत काम की बात है। लिखो, नोट डाल के लिखो, क्योंकि नोट्स में वहां लिखी नहीं है ये। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, in exclamatory sentences we do not use we do not use helping verb just after just after किसके बाद, how या what, क्योंकि यही दो शब्द हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होते हैं और इसके अलावा कोई यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हाउ हैंडसम आर यू, तो ये गलत है। क्या सही होगा इसका दोस्तों, बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के, क्या बनेगा इसका। हाउ हैंडसम यू आर, तो सब्जेक्ट के बाद जो है ये वर्ब बाद में जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। सर हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए, नोट्स बनाना है। यार हैंड रिटन नोट्स बेटा दिए तो हैं आपको, हैं? हाँ सारी PDF आपको इनको मिलती हैं। सर टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे हैं कि एक्स ग्रुप 100 रुपये में है अग्नि बैच। अर्जेश कुमार, कौन कर रहा है मैसेज? हाँ भाई, कौन कर रहा है भाई बता। वेट दैट ब्रिज इज रॉटन, वो ब्रिज जो है वो खराब हो गया है। तो यहां पर वेट अगर आपसे पूछे कौन है, तो ये है सॉरी इंटरजेक्शन, और ये पूरा क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो यार लोगों का पढ़ने का काम तो रह नहीं गया, ये उल्टी सीधी हरकतें ही करते हैं, और पढ़ने वाले सिलेक्शन लेने वाले इन सब से बहुत दूर होते। ओ माय गॉड, ये पूरा एक साथ था, तो ये हो गया इंटरजेक्शन, और ये पूरा क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हे नो स्मोकिंग हेयर, यहां पर कोई स्मोकिंग नहीं करना, ये इन हटा देना यहां से, मिसप्रिंट है। तो ये जो हे है ये क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन। यू आर लेट अगेन, तुम फिर से लेट हो गए, तो ये क्या हो गया यहां पर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सारे ही एक्सक्लेमेटरी हैं वैसे तो ये। सी एक्चुअली वॉन, तुम्हें पता वो जीत गई यार वो, तो सरप्राइज ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है बच्चा लोग। सर मेरा कमेंट पढ़ लो, कब से बोल रहा हूं 75 डेज की PDF में पेन का लिखा हुआ नहीं है, हैं? अच्छा अभी है मेरे भाई, 75 डेज वाली में शुरू का पेन का लिखा हुआ नहीं है, स्टार्टिंग वाला तो खुद बना लेना, 4 दिन की मेहनत खुद कर लेना वीडियो देख के। ठीक है। अब से जो जितनी वीडियोस आएंगी उसमें लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक।
चलो जी, नेक्स्ट। ये तो हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी। अब आते हैं एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस को क्या भी कहा जाता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, ठीक है। एसर्टिव सेंटेंस आर द सेंटेंसेस, ये वो सेंटेंस होते हैं इन विच, जिन सेंटेंसेस में हम या तो किसी के बारे में क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, या ओपिनियन देते हैं, या स्टेटमेंट देते हैं, उन्हें कहते हैं। ना तो इसमें किसी को आशीर्वाद देते, ना किसी को आदेश देते, ऑर्डर देते, ना कोई सरप्राइज, गुस्सा, आक्रोश दिखाते, सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट देते हैं हम, ठीक है। जैसे कि ही सिंग्स एंड डांसेस, वो गाता है और नाचता है, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। ही इज एक्सूबरेंट, एक्सूबरेंट क्या होता है? चीयरफुल, वो बहुत ही खुश मिजाज का आदमी है, ठीक है। द स्काई इज ब्लू, स्काई जो है वो नीला है, तो ये सिंपल क्या है? स्टेटमेंट है, ठीक है। देयर इज अ हंकी डोरी सिचुएशन इन माई विलेज, मेरे गांव में हंकी डोरी सिचुएशन, कैसी सिचुएशन होती है? वेयर एवरीवन इज हैप्पी, जहां पर हर व्यक्ति क्या होता है? खुश होता है, उसे कहते हैं हंकी डोरी सिचुएशन, ठीक है। ये भी एक स्टेटमेंट है। ही गॉट अंडर द स्किन, ही गॉट अंडर द स्किन या अंडर माई स्किन कह दो, बात एक ही है। तो इसका मतलब है गॉट अंडर द स्किन का मतलब होता है इरिटेट, उसने मुझे क्या कर दिया? इरिटेट कर दिया, ये ईडियम है, ठीक है। गेट अंडर समबडीज स्किन का मतलब ये ईडियम होता है। अच्छा, ये सेंटेंस नहीं है, ये ईडियम का मीनिंग है, बस 5 ही सेंटेंस थे इसमें, तो ये इसका क्या है? मीनिंग है। किसी की स्किन के अंडर में आना मतलब किसी को इरिटेट करना, ठीक है। एसर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला पॉजिटिव सेंटेंस जिसे हम अफर्मेटिव कहते हैं, और दूसरा नेगेटिव। सबको पता है दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एसर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं भाई। एक बात बताओ, अपना ओपिनियन, अपना स्टेटमेंट हम दो तरीके से दे सकते हैं, पॉजिटिव में भी दे सकते हैं, निगेटिव में दे सकते हैं। मैंने कहा मैं आई एम ऑनेस्ट, ये पॉजिटिव है। आई एम नॉट ऑनेस्ट, ये निगेटिव हो गया। तो इसका मतलब स्टेटमेंट जो है हम दो तरीके से दे सकते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव। तो एसर्टिव सेंटेंस दो टाइप के हुए। ही इज कॉर्पुलेंट, वो मोटा है, कॉर्पुलेंट अभी तो बताया था आपको, प्लम्पी। और ही इज नॉट कॉर्पुलेंट, ये निगेटिव हो गया, ठीक है। और लास्ट में आता है मेरे भाइयों इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इतना कीमती है ना, आज की कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण टाइप है ये, ध्यान से सुनना, इसमें से एक क्वेश्चन सीधा सीधा पेपर में आएगा। द सेंटेंसेस इन विच वी आस्क समवन अ क्वेश्चन, जिसमें हम किसी से क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं, उसी को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। पहला क्लोज एंडेड, दूसरा ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड वो सेंटेंस होते हैं, कौन से होते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और ओपन एंडेड होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब आप पूछोगे सर इनका नाम ऐसा क्यों दिया गया, तो कारण बताता हूं। देखिए, क्लोज एंडेड की स्ट्रक्चर, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आती है मेन वर्ब, और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट, और फिर ऐसे चलेगा। ओपन एंडेड में कुछ नहीं करना, ये पूरा यहां से यहां तक अगर आप नोटिस करोगे, इतना नोटिस करोगे, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल इसी के जैसा है। सिर्फ हमने क्या ऐड कर दिया इसमें? WH वर्ड ऐड कर दिया स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर याद रखिएगा। अब इसका नामकरण क्यों पड़ा क्लोज एंडेड ओपन एंडेड, तो ध्यान से सुनना। डू दे हेल्प द पुअर, क्या वो गरीबों की सहायता करते हैं? तो आप इसका आंसर या तो कह सकते हो यस, या आप इसका आंसर कह सकते हो नो, हाँ करते हैं या नहीं करते हैं, इतना ही तो कहोगे बस। वाई डू दे हेल्प द पुअर, सॉरी ये वाई था, वाई डू दे हेल्प द पुअर, वो गरीबों की सहायता क्यों करते हैं? यस या नो? अब भी कहोगे यस या नो? नहीं, अब कहोगे पूरा एक्सप्लेनेशन दोगे, एक लंबा चौड़ा, कि भाई इसलिए करते हैं, ये कारण है इसका, ये रीजन है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो हमें इसका आंसर या तो यस में मिलता है या नो, इसीलिए कुछ लोग इसे यस नो टाइप भी कहते हैं, ठीक है। ओपन एंडेड WH वर्ड से स्टार्ट होगा, तो ओपन का मतलब पूरा मुंह खोलना पड़ेगा, यस और नो में आंसर नहीं दे रहा, आप कितना भी मुंह खोल सकते हो कि भाई इतना बड़ा रीजन है। तो WH वर्ड से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है, इसीलिए हम उसे ओपन एंडेड कहते हैं, क्योंकि वहां पूरा मुंह खोल सकते हो। इसमें मुंह नहीं खुलेगा, बंद रहेगा, क्योंकि सिर्फ आप या तो नो कह सकते हो या यस कह सकते हो।
पूरी एक्सप्लेनेशन आपको डीप मिल चुकी है, ठीक है। आर द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, यस मचा रहे हैं या नहीं मचा रहे हैं, तो इसीलिए ये क्लोज एंडेड हो गया, ठीक है। वाई वर यू प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल क्यों खेल रहे थे, बता दो, पूरा रीजन दे दो, तो इसलिए ओपन एंडेड हो गया। अब ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज। When you will return home, तुम घर कब लौटोगे, ये रॉन्ग है। रॉन्ग पता है क्यों है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर अभी सिखाई थी आपको कि सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगी मेन वर्ब। इसने यहां क्या कर दिया, यहां पर सब्जेक्ट दे दिया, जो कि गलत है। WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। Why she was going there, वो वहां क्यों जा रही थी, तो गलत है। Why के बाद पहले क्या आएगा, Why was, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी सभी को। अब बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। यदि WH वर्ड्स जो हैं वो सेंटेंस के मिडिल में यूज होते हैं, तो वी डू नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर देम, बट वी यूज सब्जेक्ट आफ्टर देम। If WH words are used in the beginning of a sentence, we use helping verb after them. इस पूरी कहानी को या तो तुम रट लो, या तुम्हें पता है कि हमारा तो एक सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास, और वो है पिक्चर मेथड। पूरी थ्योरम बना देते हैं हम। देखो वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर WH वर्ड से किसी वाक्य की शुरुआत होती है, तो वहां तुम पहले तो लोगे हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद लोगे सब्जेक्ट, और उसके बाद लोगे मेन वर्ब, और फिर ऐसे चलता चला जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या आया, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन उसने फिर दूसरा हमें क्या समझाया, अगर सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से होगी तब की बात है ये। लेकिन उसने हमें एक बात और समझाई कि अगर आपका WH वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आता है, तो मेरे भाई इसके बाद, जैसे तुमने यहां पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई थी ना, तो यहां पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। इस बार सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर क्या आएगा, ऊपर लिख दो, यहां लिख देता हूं, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ये चलता चला जाएगा। तो ये वो बहुत काम की बात है जो उसने तुम्हें यहां पर बताई कि अगर WH वर्ड सेंटेंस के बीच में है, तो अपने पीछे क्या लेगा, सब्जेक्ट लेगा पहले, ठीक है। आगे ना बात समझ में, यहां तक तो कोई किसी को डाउट नहीं है, यहां तक क्लियर है सभी को। और स्पेशली कौन कौन से वो WH वर्ड हैं, मैं उनका भी नाम बता देता हूं। सबसे पहले जो पेपर में आते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इन चारों का जिक्र हो रहा है, ठीक है भाई, इन चारों का जिक्र हो रहा है। कारण, क्योंकि अगर तुम हो, होम, विच, इनका नाम लोगे, तो ये तो प्रोनाउन का भी काम करते हैं, तो इनके बाद आ सकता है। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ जिक्र किसका किया, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इन चार वर्ड की बात हो रही है। जनरली टीचर्स आपको ये तो बताते हैं कि सेंटेंस के मिडिल में अगर WH वर्ड आए, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब न लगा के सब्जेक्ट लगाना, लेकिन वो ये क्लियर नहीं करते कि कौन कौन से वो WH वर्ड हैं। ये चार हैं दोस्त, इसके अलावा की बात नहीं हो रही है। मैंने कहा था जब इस बैच में आप पढ़ोगे, मैं आपके सारे दर्द दूर कर दूंगा, आपको ऐसा फील होगा कि आप ही टीचर बन गए। तो अगर आपको कल कोई फंसाने की कोशिश करे कि बेटा एक बात बता, अगर हु आ गया तो ये बोलना बेटे, हु जो है ना, हु वो रिलेटिव एडवर्ब का काम नहीं करता, वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। तो वो सब्जेक्ट वो ले लेगा अपने पीछे, वो उसे छोड़ दो तुम। तो ये लागू सिर्फ किस पे होता है, वाई, व्हेन, वेयर और हाउ, इन पे लागू होता है। और अगर यही चार शुरुआत में आ गए, तो इनके बाद तुरंत क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। और पेपर में भी मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हें, पेपर तक की गारंटी ले रहा हूं, ठीक है, पेपर तक की भी गारंटी है मेरे दोस्त। ये पूरी रिसर्च किए हुए बैठा हूं मैं यहां पर।
कि कभी भी जो मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया ना आपको, इन में से ही आएगा, इन चारों में से ही आएगा। मतलब जो क्वेश्चन मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं ना, ये इन चारों में से ही आता है, इन चारों में से ही क्वेश्चन देगा आपको। कैसे देगा? अब क्वेश्चन यहां पर ले लो, ये रहा। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसे क्वेश्चन मार्क में नहीं बदलूंगा, इसे फुल स्टॉप में बदलूंगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है मेरे भाई, ये इंटरोगेटिव नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो हुई है वो सब्जेक्ट से हुई है। अब डब्ल्यू एच वर्ड जब सेंटेंस के मिडिल में होता है ना, तो उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो उसके बाद पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। डज शी नो, क्या वो जानती है? वेन विल हर हस्बैंड रिटर्न, पहले तो ईडी हटा दो, रिटर्न बनेगा। क्यों? क्योंकि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो डज शी नो वेन, अब देखो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हमने पहले क्या लेना है? सब्जेक्ट, हर हस्बैंड, और यहां पर उसने क्या लगा दिया था? वेन के बाद विल, तो ये गलत है। ठीक है मेरे भाई, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे हुई? मैं बॉर्नवीटा पीता पीता था बचपन में। मेरा कमेंट भी देख लिया करो सर। बिल्कुल देखेंगे भाई। इम्पेरेटिव में अगर सर आए तो उसमें भी यही अप्लाई होगा। ठीक है जी। ठीक है मेरे भाइयों, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शी आस्क्ड मी हाउ कुड आई हेल्प हर। तो देखो हाउ के बाद कुड का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो हाउ के बाद यहां पर क्या होगा? पहले आई और फिर क्या होगा? कुड, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, समझ में आ गया सभी को यहां तक? लो जी, द टीचर आस्क द स्टूडेंट व्हेन, और व्हेन के बाद जो है ये वुड नहीं आएगा, तो व्हेन के बाद वुड नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा? व्हेन, व्हेन के बाद आएगा रमेश, और रमेश के बाद आएगा वुड। ठीक है, द ट्रेवलर इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हेन, फिर आ गया व्हेन, तो यहां व्हेन के बाद वुड का इस्तेमाल नहीं होगा, तो फिर सही क्या होगा? व्हेन के बाद द ट्रेन, पहले ट्रेन आएगी फिर उसके बाद वुड आएगा। शी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, सबसे पहले तो मैं यहां पर फुल स्टॉप लगाऊंगा, इसको फुल स्टॉप लगाऊंगा, इसको लगा दिया फुल स्टॉप, क्योंकि शी मतलब सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। ये कौन सा वाक्य है? ये असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, अब देखो फिर आ गया व्हाट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहां पर व्हाट जो है, ये आ गया व्हाट। अब जब यहां पे व्हाट यूज हुआ है तो देखो, ये व्हाट जो है ये है आपका ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन है? माय नेम। तो आप व्हाट के बाद सबसे पहले क्या लोगे? माय नेम। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या लोगे? वर्ब। लेकिन ये वर्ब जो है ये मेन वर्ब है, बी की फॉर्म है। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गया? तो व्हाट आ गया। अब एक सेंटेंस ध्यान से सुनना, मैं इसमें एक और सेंटेंस ऐड करता हूं 7 नंबर पे। ये सेंटेंस जो लिखा है सही है या गलत है? ये जो सेंटेंस लिखा है ये सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से फटाफट। आई लाइक मोहन हु इज अ डॉक्टर। तो अगर कोई तुमसे कहे कि यार डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के बीच में आ गया और इसके बाद यहां पर इज क्यों आया, तो मेरे भाई हु जो है ना, यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट अपने पीछे क्या लेगा? वर्ब ही लेगा। सब्जेक्ट के हिसाब से ये वर्ब सही है, तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। और अगर तुम पिछले वाले में जाओगे व्हाट वाले में, तो यहां पर माय नेम क्या है? माय नेम है सब्जेक्ट,
अब मैं आपको ये सिखाता हूं कि यहां वॉज क्यों नहीं आया। ठीक है, ध्यान से सुनना। यहां वॉज पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि वॉट जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये कौन है यहां पर, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब। तो अगर तुमने व्हाट के हिसाब से वॉज लगा दिया तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगा दोगे, और इतना गलत हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी दुनिया में वर्ब नहीं लगती। तो इसलिए मैंने आपको सिखाया कि व्हाट के बाद वॉज क्यों नहीं आया, क्योंकि मेरा नाम, माय नेम वॉज, नाम सब्जेक्ट है और ये है आपका वर्ब। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात, आपको पूरा डीप खोल दिया मैंने इसमें। डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, अच्छा ये तो मैंने कल सिखा दिया था आपको, ट्रांजिटिव निकालना और इंट्रांजिटिव वर्ब निकालना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये तो कल सिखाया था आपको। अच्छा इसकी तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि कल मैंने सिखा दिया था आपको, ये तो कल हो गया था। अच्छा ये अभी अभी सिखाया है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अच्छा ये रिपीट हो गए नोट्स यहाँ पर, सॉरी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट निकालना भी हो गया था, क्लॉज भी हो गया था, ये आपको सिखा दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ जी, ये बात ठीक है जी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्सेस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये टॉपिक है। वो उसका बीच वाला जो ना, एक काम करना पीडीएफ में से काट देना है ना, जब डालोगे तो उतना काट देना, क्योंकि वो है। नहीं नहीं, अभी जैसे इनको पीडीएफ डालोगे ना, हाँ जो हैंड रिटन में भी काट देना, और जो नॉर्मल पीडीएफ उसमें भी काट देना, वो दो बार आ गया, ठीक है। अच्छा मेरे भाइयों, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले उसने क्या कहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्सेस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते क्या है। सर टी शर्ट लूज कैसे हुई, क्योंकि मेरे भाई मैं रनिंग करने लगा तो इसलिए हो गई, लैपटॉप में रिकॉर्डर वाली क्लास चल रही है। एक बार और प्लीज, क्या पढ़ाना है एक बार और बताओ कमेंट बॉक्स में। चलो इसको अभी रोक देते हैं, पहले तुम अपने डाउट्स बता दो अब मुझे जरा, क्या क्या तुम्हारे मन में विचार हैं, इसको बाद में ले लेंगे, क्योंकि ये नया टॉपिक है और लंबा टॉपिक और बहुत लंबा खींचेगा। तो इससे पहले तुम मुझे अपने जो भी डाउट्स हैं अभी क्लियर करवा कर लो। हाँ जी, बताओ अपना, एक एक करके डाउट्स पूछ लो सारे। बोलो भाई, सारे सवालों के जवाब। हाँ A4 वाली पेज में करेक्शन कर देंगे, ठीक है हो गया, और बताओ, अब वन बाय वन बताना स्टार्ट कर दो। पंकज सर, लैपटॉप में रिकॉर्डेड वाली क्लासेस नहीं चल रही, जो हो चुकी हैं वो एरर शो हो रहा है, बता भाई। जो मतलब क्लास हो चुकी हैं रिकॉर्डेड, लाइव तो चल रही होंगी, रिकॉर्डेड बोल रहा है कि नहीं चल रही है, तो सोनी से एक बार पता कर लेना, है ना। चल मुझे कमेंट दिखा दे जरा अभी तो, आप इतने अच्छे कैसे हैं इस दुनिया में, अरे भाई पहले तुम, सर क्या दिवाली के दिन वो संकल्प बैच की टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर या 6, 1 ईयर, हाँ 1 ईयर रहेगी, संकल्प बैच की ड्यूरेशन नहीं 1 ईयर ही रहेगी बस, पहले पढ़ तो ले यार। सर ये लैपटॉप में नहीं चलता, क्या चलता है भाई, चलता है लैपटॉप में भी चलता है। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन पिछली क्लास देखना, इसका मतलब तूने पिछली क्लास नहीं देखी। इंटरजेक्शन कोई भी वो वर्ड होता है जो सडन फीलिंग्स दिखाता है, वाओ, हाय, हुर्रे, ये सब इंटरजेक्शन होते हैं। मुझे क्ला रोकना है तो ज़्यादा ही तेज हो गए। सर कौन सा गांव है आपका, मेरठ में सलावा गांव है, मेरठ से हूं मैं। अगला और, आईफोन पर तो एप्लीकेशन ही नहीं चल रही, हाँ आईफोन में नहीं होगी है ना, चलती है, आईफोन में भी चलती है भाई। तुम इनसे कांटेक्ट कर लो ना, कर लेना नंबर, अपना नंबर बताना अपना।
7078 59। हाँ 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 48। भाई ये नंबर है हमारे इस बच्चे का जो आपके सारे डाउट्स दूर करेगा। एप्लीकेशन में कोई भी समस्या है, पीडीएफ में कोई सी भी समस्या है, आप इससे बात कर लिया करो, मैसेज डाल दिया करो इसके व्हाट्सएप पे, ये आपका सॉल्यूशन कर देगा, ठीक है, आपको बता देगा। ठीक है। अच्छा जी। कैडेट्स पे जो क्लास चलती है वो सेव नहीं रहती यार। कैडेट्स पे जो क्लास चलती है वो सिर्फ वो चलती है जो नॉर्मल, उसमें बहुत बेसिक सी चीज कराती है, इतना डेप्थ में तो आपको पता है। वो दूसरा चैप्टर भी खत्म होने वाला है, दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट हो गया और यहाँ भी पहला चैप्टर भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये देखो कितना डिफरेंस है कंटेंट में। ये बहुत डेप्थ वाला बैच है, ठीक है। और वो बिल्कुल ऊपर ऊपर से चल रहा है वहां पर, क्योंकि उसमें इतना ही है, उतना ही आता, जितना आता है उतनी जरूरत है वहां पर, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव को रिपीट कर दो अभी का। चाइल्ड लेबर हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबर्स, है ना, ये सारी चीजें। ये रुक क्यों गया? अच्छा, सीजीएल की है, कमेंट नहीं रुकते। स्टेनोग्राफर का लेवल क्या रहता है मेरे भाई? स्टेनोग्राफर का लेवल इतना रहता है कि ये मान के चलो सीएचएसएल का लेवल रहता है, और सीएचएसएल का लेवल सीजीएल से और बहुत नीचे होता है। मतलब इस बैच में जितना, अगर मान लो मैं 100% पढ़ा रहा हूँ तो इसका 60% ही आएगा बस। मतलब आप 100 पढ़ रहे हो और वो 60% में ही काम हो जाएगा। ये लेवल, ये तो पूरा हाई लेवल चलेगा इस बैच में। तो स्टेनो का लेवल आराम से हो जाएगा। सर चाइल्ड लेबर का प्रोसेस आगे बढ़ाइए, वो तरीका बहुत अच्छा लगा। वही चलेगा, सबसे पहले चाइल्ड लेबर के मेथड से स्टोरी कंटिन्यू स्टार्ट होगी। संकल्प बैच का ग्रुप क्यों कब बना रहे हो? अच्छा, संकल्प बैच का ग्रुप देखो, ग्रुप में तुम बातें बातें लगाओगे एक दूसरे से, है ना, व्हाट्सअप नंबर ले लोगे, एक दूसरे को परेशान करोगे। तो ग्रुप बनाने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, ठीक है। डाउट्स में तुम्हारे लिए सेशन रख ही दूंगा अलग से। तो ग्रुप में बना के क्या करोगे तुम? एक दूसरे के नंबर निकाल के वहां से उल्टी सीधी हरकतें करते हो। सीजीएल का लेवल क्या रहता है? देख मेरे भाई, ये जो बैच है ना 100% अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो 70 to 80% इसमें से आएगा, मतलब 20% इसका भी एक्स्ट्रा है। तो सीजीएल का लेवल इस बैच से कम ही रहता है, एवरेज रहता है। सीएचएसएल से थोड़ा सा ऊपर रहता है, सीजीएल का थोड़ा सा ऊपर रहता है बस। एयरफोर्स का रिजल्ट कब आएगा? 10 तारीख के आसपास चांसेस हैं। सर वो कैब स्टोरी मेथड से ही करवाना। हाँ मोहन बेटा, उसी से करवाएंगे, स्टोरी मेथड से। पहले स्टोरी मेथड से ही चलेगी अभी। मैनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्जाम में क्वालिफाइड एडजेक्टिव नहीं होगा क्या? नहीं बेटा, क्वालिफाइड द एग्जाम में क्वालिफाइड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, क्वालिफाइड थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव नहीं है। मुझे एफ कैट क्लियर करना है, हो जाएगा। देखिए पूरी इंग्लिश इससे बाहर नहीं आएगी, वो मेरी गारंटी है। सीडीएस का लेवल जो है, अगर तो ये बैच 100% है तो 100% ही मानो। मतलब सबसे ऊपर सीडीएस, क्योंकि 120 क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल में 45 क्वेश्चन आते हैं। तो इस बैच को पूरा पढ़ोगे ढंग से, तब जाके वो क्लियर होगा। मतलब ये नहीं कि इसका आधा पढ़ने से काम चल जाएगा। सीडीएस हल्के में मत लेना सीडीएस को। सर जी सैटरडे की छुट्टी कर देना, जिन बच्चों का लेट बाय हुआ है वो पूरा कर लेंगे। एमटीएस का लेवल, एमटीएस का तो मेरे भाई इससे भी और 50% कर लो, नीचे ही आता है। नहीं भाई, एक काम करूंगा, छुट्टी कर देंगे, लाइव क्लास की रिकॉर्ड डाल देंगे, और रिकॉर्डेड तुम कभी भी देख लेना, ठीक है। एनडीए के लिए, हाँ एनडीए और सीडीएस के लिए 100% जाना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए थोड़ा सा कम आता था, पर एनडीए का पिछली बार का जो पेपर है उसके लिए 100% जाना पड़ेगा। एनडीए और सीडीएस का लेवल यूपीएससी ने बहुत हाई कर दिया है। एयरफोर्स के लिए ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल। अबे एयरफोर्स हो जाएगा आराम, इससे आराम से हो जाएगा। सी सेट भी हो जाएगा। एसएससी जीडी तो बिल्कुल बहुत ही बच्चों का लेवल है। मतलब इसका तुम्हें जैसे मैं मान लो एरर्स भी दूंगा ना, लेवल 1 लेवल 2, तो लेवल 1 कर लोगे, उसी से एसएससी जीडी हो जाएगा। लेवल 1 तो बहुत बहुत है। योर टीचिंग स्टाइल इज सुपर्ब, थैंक यू। सीपीओ का लेवल सीजीएल से थोड़ा सा ऊपर कर लो। 70% पे दूंगा मैं, 70 से 80 पे दूंगा। मतलब 80 से थोड़ा सा और ऊपर, क्योंकि मेंस में आता है, प्री एवरेज रहता है। मतलब सीजीएल
के लेवल का आता है, बट मेंस थोड़ा सा ऊपर आता है, 200 क्वेश्चन आते हैं दोस्त। तो सीजीएल पे ये मान लो कि बस वो सीपीओ मेंस पे तो तुम्हें ये टच करना पड़ेगा 100%। सर बेसिक ग्रामर जो पढ़ा रहे हो ये आप इसकी प्रैक्टिस भी लगाओगे क्या एप्लीकेशन पे? बिल्कुल मेरे भाई। जैसे ये पूरे कंप्लीट हो गए ना तो चैप्टर नंबर 1 बाद में शुरू होगा, पहले इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कराऊंगा, क्वेश्चन और दूंगा आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए। बॉडी इज ऑसम, सीपीयू का लेवल, होमोनियम्स कराओगे? हाँ मेरे बच्चों होमोनियम्स कराऊंगा, टेंशन ना लो यार आप। क्या क्यों दिक्कत ले रहे हो? जब मैं हूं, इस बैच को ऐसा बनाएंगे कि याद रखेगी दुनिया। एनडीए के लिए लेवल 2 के क्वेश्चंस करने होंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, लेवल 1 से कुछ नहीं होगा एनडीए में, लेवल 2। सीडीएस वर्सेस सीजीएल लेवल। सीजीएल सीडीएस का बच्चा है, बस नो ये मान लो। इंग्लिश के मामले में सीडीएस का बेबी है, ये है सीडीएस और ये है सीजीएल। वो दिन चलेगा जब सीजीएल का लेवल बहुत टफ आता था, अब 45 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो सीडीएस अब बहुत ऊपर चला गया, उसका पेपर ही इतना बढ़िया आता है, ठीक है? लो भाई रिपीट कर देता हूं मैं, आप बोल रहे थे कौन सा वाला करना है रिपीट? इंटेरोगेटिव पूछ रहे थे ना आप। देख मेरे भाई इंटेरोगेटिव ये देख ले एक बार फिर से लास्ट में। देख यहां से, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और ओपन एंडेड होते हैं जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। देखो क्लोज एंडेड की स्ट्रक्चर होती है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और ओपन एंडेड होता है डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है? जैसे कि डू दे हेल्प द पुअर, तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्लोज एंडेड है। क्लोज एंडेड इसलिए है क्योंकि इसका क्लोज आंसर आता है या तो यस में या नो में। क्यों करते हैं गरीबों की सहायता, तो आप इसका रीजन दे सकते हो, तो ओपन एंडेड हो जाएगा, ठीक है? क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, ये मचा रहे हैं, तो यस या नो, तो इसीलिए ये क्लोज हो गया क्योंकि इसका आंसर सिर्फ यस या नो में आएगा। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, तो डब्ल्यू एच वर्ड से अगर स्टार्ट होगा तो ये ओपन एंडेड। यहां पर देखो अब मैंने क्या सिखाया कि डब्ल्यू एच वर्ड से अगर सेंटेंस शुरू होगा तो पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा, सॉरी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी अगर शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से होती है। तो यहां डब्ल्यू एच वर्ड से शुरुआत हो रही है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। लेकिन फिर मैंने इसके बाद ये सिखाया कि अगर शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से हो रही है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर आएगा सब्जेक्ट। लेकिन अगर शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से ना होके डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, और कौन कौन से, वाई, वेन, वेयर, हाउ, तो फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहां पे हेल्पिंग वर्ब पहले थी, सब्जेक्ट बाद में था, यहां सब्जेक्ट पहले है और हेल्पिंग वर्ब बाद में है, ठीक है? जैसे कि ये रहा, तो ये है आपका डब्ल्यू एच वर्ड, यहां सेंटेंस के बीच में है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो सब डब्ल्यू एच वर्ड के बाद पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर ये डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, इस डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, इस डब्ल्यू एच वर्ड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है? ऐसे यहां पर डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, इसके के बाद पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ऐसे ही 4 वाले में देखो कि यहां पर डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब ना के पहले रमेश यानी कि सब्जेक्ट आ गया। तो यही मैंने सिखाया। ये देखो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ना के पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया कि हु का केस अलग है। ये रिपीट हो गया, तो इसको तो यहां से हटा दो, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसको अभी काट के दे देंगे आपको, ठीक है? ठीक है जी। सर जो आपने हु हुम वाले दिए थे उसमें बेटा यार, वो तो मैंने उसमें 2-3 क्वेश्चन ही तो दिए थे, उनके आंसर क्या ढूंढना है वो तो आप मेरे से वैसे ही पूछ लेना। वो तो आपको हु हुम समझा दिया था 75 डेज आर्ट चैलेंज वाले में। सर चैप्टर वाइज टेस्ट भी ले लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो, वो तुम्हारी हेडेक नहीं है, वो मेरा काम है चैप्टर वाइज। पहले चैप्टर वाइज जब पढ़ाऊंगा धैर्य रखो और चलने दो और देखते रहो सर कर क्या कर रहे हैं, बस वो मेरा काम है, मैंने सब सोचा हुआ है, इतना तुम टेंशन मतलब तुम बस जो पढ़ा दिया उसको रिवाइज करते चलो। पता लगा ये बेसिक जिस दिन खत्म करूंगा तुम्हें क्वेश्चन दूंगा और तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे उस दिन, तो जितना पढ़ा है उसको रिवीजन करते रहो, बाकी सारा काम मेरा है, ठीक है?
PQRS कब होगा? ओम बेटे PQRS होगा क्लोज टेस्ट के बाद, अभी क्लोज टेस्ट चलेगा। देखो एक चीज एक टाइम पे एक चीज करो, भागो मत, भागोगे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। पहले क्लोज टेस्ट से तो क्लोज टेस्ट की ही दही तोड़ दो अच्छे से, ठीक है? समय है अभी, बहुत लंबा समय है, तो टेंशन मत लो, ठीक है? सत्येंद्र गुज्जर सर, नोट्स कैसे बनाएं? बेटा नोट्स बनाने के लिए देखो, जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना आपको, आपको देखते हो लिखा हुआ मिलता है, तो कॉपी में लिखा करो सारा कुछ ऐसे ही, क्लास के बाद जब टाइम मिलता है उसको लिखा करो, प्रॉपर लिखा करो, जैसे ये सब कुछ है तो ये लिखा करो कॉपी में, फिर जो मैं साथ में लिखता रहता हूँ इसको लिखा करो। अच्छा एक काम करो, तुम में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने प्रॉपर नोट्स बनाए हो बढ़िया सी हैंड राइटिंग में? बढ़िया, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। वो मुझे नोट सेंड कर देना अभी तक के जितना मैंने पढ़ाया है। अरे यार एक लड़की ने मुझे मैसेज तो भेजा था, इंस्टाग्राम पे भेजा था सर, पता नहीं कहाँ पे भेजा था, कि सर देखो मैंने नोट्स बनाए, बड़े प्यारे नोट्स बनाए हैं भाई उस बच्ची ने, भाई मजा आ गया, बात में दिल खुश कर दिया, मन कर रहा था इसको एक चॉकलेट दूं अभी। तो देख के तुम्हें पता चल जाएगा कैसे नोट्स बनाने हैं। तुम में से किसी ने बताए हो तो बताओ, उसकी पीडीएफ, उतने की पीडीएफ बना के भेज देना बस। और भाई जो सबसे बेहतरीन नोट्स बना के देगा ना मुझे, हैंड रिटन नोट्स, अपनी तरफ से उसे एक बेहतरीन गिफ्ट दूंगा, मतलब उसका तन मन खुश हो जाएगा। बट शिद्दत से बनाएगा, जो प्रॉपर रेड पेन से, और जैसे मैं बीच बीच में नोट्स लिखता हूं और मैं बीच में पिक्चर बनाता हूं, मतलब समझ रहे हो, जैसे बिल्कुल मोती जैसे बनाएगा, बेहतरीन नोट्स। हाँ बनाए हैं, ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेकिन जिसकी हैंडराइटिंग और सब मोती, समझ रहे हो, मतलब प्रॉपर दिल खुश हो जाना चाहिए। कि अगर मैं कल सोचूं कोई बुक बनवाने की, उसकी क्लास नोट्स ऑफ संजीव ठाकुर सर, स्पेशल मतलब उसके लिए बेहतरीन तरीके से, तो समझ रहे हो उसके लिए बढ़िया, ऐसे नहीं कि कुछ भी भेज दिया तुमने। तो इसके बच्चे के ये नंबर वाले पे व्हाट्सएप पे भेज देना, बताना दोबारा। 70 78, अबे 59, हाँ आगे 49 40, हाँ इस पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है भाई, इस पे व्हाट्सएप कर देना उतने ही पेजेस जितने आज तक पढ़ाए हैं, बेसिक से लेके आज तक, तो उसमें से देख लेंगे किसने बेहतरीन तरीके से बनाए हैं, फिर उसी बच्चे को हम बोल देंगे भाई तू थोड़ी मेहनत कर ले, तो तेरा भी काम हो जाएगा, हमारा भी कल को काम हो जाएगा, ठीक है? और तेरे को एक बेहतरीन सा गिफ्ट देंगे, बेहतरीन मतलब सच बता रहा हूँ दिल से खुश होके, और प्रॉपर यूट्यूब पर अनाउंसमेंट करके कि भाई इस बच्चे ने मेहनत करी है, बेहतरीन गिफ्ट मिलेगा उसको, क्योंकि जब वो मेहनत करेगा तो ऑब्वियस सी बात है। चाहे ऐसा करके अलग से लिख के दे दे, मेरे लिए मेहनत कर दे थोड़ी सी अलग से अपने नोट से, और होता है ना कई बार बिल्कुल वाइट पेपर पे बेहतरीन तरीके से, कुछ बच्चों की बहुत हैंड राइटिंग होती है, मेरी तो कमबख्त मास्टर जी ने कभी ठीक नहीं होने दी। सर लेवल 2 मेरे से हो जाएगा, मेरा बेस कमजोर है, तो बेस में मजबूत कर तो रहा हूँ, इस बेस से ही लेवल 2 भी होगा कवर, टेंशन ना ले। ओनली ग्रामर सर, नहीं ग्रामर भी वोकैब भी, बट अभी के लिए दिखा दो सिर्फ, एक्चुअल में तो मुझे ग्रामर की जरूरत है, वोकैब के लिए बाद में देखेंगे, वोकैब बाद में, पहले अभी ग्रामर दिखा देना, ठीक है? तो चलो भाई, ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे आप लोगों से, और कल जो बचा हुआ सेशन है ये आगे कंटिन्यू चलेगा, कल और एक्स्ट्रा अच्छे कॉन्सेप्ट बेसिक के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? और बेसिक की क्लास अगले 2 दिन और लगभग लगभग चलेगी, और उसके बाद पूरा बेसिक्स जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको टेस्ट दूंगा, और फिर उसके बाद दिवाली के बाद चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? क्लोज टेस्ट 2 दोबारा जाके जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है जाके सॉल्व कर लेना, उसमें करेक्ट पीडीएफ आ गई है, और उसके बाद आपको कल तक उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।